Assalamu alaikum. My name is Inam Rehman. This is Tech Educational Channel. In this video, we will study the next topic of vitamin D. पिछले टॉपिक के अंदर हमने विटामिन ए के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? विटामिन डी। अच्छा, विटामिन डी जो है ये क्या है? एक जिस तरह फैट विटामिन ए था, ये भी क्या है? एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। दो तरह के विटामिन मैंने बताए थे, विटामिन फैट सोल्यूबल होते हैं और विटामिन या फिर क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो ये क्या होता है? एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। ये हार्मोन की तरह भी बिहेव करता है, जिस तरह इसकी एग्जाम्पल क्या है? स्टीरॉयल। आगे इसकी जो स्ट्रक्चर इसकी ना काफ़ी सारी एक्टिव फॉर्म होती है, लेकिन इसकी मोस्ट एक्टिव फॉर्म के अंदर जो स्पेशली वो क्या है? D2 और D3। D2 क्या कहलाती है? अर्गो कैल्सीफेरोल्स, और दूसरी D3 क्या कहलाती है? वो कहलाती है कोल कैल्सीफेरोल। अच्छा, जो अर्गो कैल्सीफेरोल है वो किसके अंदर पाई जाती है? वो प्लांट के अंदर होती है। और कोल कैल्सीफेरोल ये किसके अंदर होती है? ये एनिमल टिश्यू के अंदर होती है। अच्छा, ये जो है निकलते किससे हैं ये दोनों? कोल कैल्सीफेरोल और अर्गो कैल्सीफेरोल ये बनते किससे हैं? ये बनते हैं 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर 4 रिंग होते हैं। 3 रिंग जो है वो 6 कार्बन वाले होते हैं और 1 रिंग 5 कार्बन वाला होता है। इसके अंदर जो है एक हाइड्रोक्सल पहले लगा होता है ए रिंग के ऊपर। ए रिंग के ऊपर जो है एक हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा होता है। यहाँ क्या लगा होता है? मिथाइल लगा होता है। यहाँ मिथाइल लगा होता है और 1 2 3 4 5 कार्बन वाली ये एक कार्बन की चेन लगी होती है। और इस कार्बन के 1 के ऊपर एक मिथाइल लगा होता है और लास्ट वाले कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर किसकी? 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल की। अच्छा, जब से 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल इसके ऊपर रेडिएशंस पड़ती हैं, वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह सारा जो है प्रोसेस होता है। अब हम उसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर देख कि 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल के ऊपर जब रेडिएशंस पड़ती हैं तो ये वाला जो है कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? यहाँ से बॉन्ड टूटता है, यहाँ 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं, पहले 3 थे, और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है। डबल बॉन्ड बनने की वजह से यहाँ एक हाइड्रोजन कम हो जाता है। अब ये वाली जो स्ट्रक्चर है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल की, जब इसके ऊपर लाइट पड़ी, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा। बॉन्ड टूटने के बाद अब ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? कोल कैल्सीफेरोल के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसी तरह कोल कैल्सीफेरोल से ही मिलती जुलती जो है स्ट्रक्चर है वो है अर्गो कैल्सीफेरोल की। अब होता क्या है कि ये जो कार्बन है 2 और 3, इस चेन का 1 और 2 और 3, दूसरा और तीसरा, इन दोनों कार्बन के दरमियान क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड बन जाता है। और जो चौथा कार्बन है उसके ऊपर क्या लग जाती है? मिथाइल ग्रुप लग जाती है। तो अर्गो कैल्सीफेरोल के अंदर क्या चीज़ ज़ायद है? एक मिथाइल ग्रुप ज़्यादा है। ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप ज़्यादा है और एक डबल बॉन्ड ज़्यादा है। इस तरह इसके अंदर जो एर्गो कैल्सीफेरोल है उसके अंदर 28 कार्बन होते हैं और कोल कैल्सीफेरोल के अंदर कितने कार्बन होते हैं? 27 इसलिए हैं क्योंकि इस अच्छा, कोल कैल्सीफेरोल तो बन गया, लेकिन इसको एक्टिव करने के लिए इसकी क्या की जाती है? हाइड्रोक्सिलेशन की जाती है। अच्छा, होता क्या है? इसके मुख्तलिफ प्रोसेस है। एक प्रोसेस स्किन के अंदर होता है, लिवर के अंदर होता है, और बाद में एक प्रोसेस किसके अंदर होता है? किडनी के अंदर होता है। सबसे पहले जो है स्किन के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है कि 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल को 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल इसको कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर? कन्वर्ट किया जाता है कोल कैल्सीफेरोल के अंदर। कोल कैल्सीफेरोल के अंदर। अब इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है कि जब इसके ऊपर यूवी लाइट पड़ती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती हैं जब स्किन के ऊपर पड़ती हैं, तो स्किन के अंदर जो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? कोल कैल्सीफेरोल। तो होता क्या है कि ये 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है, यहाँ से बॉन्ड टूटता है और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है और इधर हाइड्रोजन की तादाद कितनी रह जाती? 2। ये स्ट्रक्चर किसकी है? ये स्ट्रक्चर है कोल कैल्सीफेरोल की। अब ये डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नहीं रहा, बल्कि ये क्या बन गया हुआ है? कोल कैल्सीफेरोल बन गया हुआ। अब फिर बाद में ये जब प्रोसेस हो जाता है स्किन के अंदर, ये कोल कैल्सीफेरोल किधर आ जाता है? ये कोल कैल्सीफेरोल आ जाता है लिवर के अंदर। कोल कैल्सीफेरोल लिवर के अंदर आ जाता है।
अब लिवर के अंदर क्या होता है कि लिवर के अंदर इसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है। अब हाइड्रोक्सिलेशन होती क्या है एक्चुअली कि कार्बन और हाइड्रोजन का अगर बॉन्ड है तो इसको कन्वर्ट किया जाए कार्बन OH बॉन्ड के अंदर, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन डाल दी जाए, कार्बन हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन कर दी जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन। अब होता क्या है कि ये जो कार्बन नंबर 25 है लिवर के अंदर जो है लिवर के अंदर कोलकैल्सिफेरोल जो मौजूद है उसका जो कार्बन नंबर 25 है, इसका देखें ये CH बॉन्ड है ना, ये CH बॉन्ड के अंदर क्या डाल दिया जाता है, O डाल दिया जाता है। अब ये COH बन गया, इधर अब क्या लग गया, हाइड्रोक्सल ग्रुप लग गया 25 नंबर कार्बन के ऊपर। अब ये कोलकैल्सिफेरोल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 25 हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सल कोलकैल्सिफेरोल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम जो है इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं D3 25 हाइड्रोक्सल कोलकैल्सिफेरोल, D3 क्या है, कोलकैल्सिफेरोल है, ठीक है। तो ये इसके लिए ना एक एंजाइम इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं 25 हाइड्रोक्सीलेस, 25 हाइड्रोक्सीलेस, ये इसके लिए एक एंजाइम इस्तेमाल होता है 25 हाइड्रोक्सीलेस। अच्छा 25 हाइड्रोक्सीलेस ये एंजाइम इस्तेमाल अब 25 हाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरोल जो है, देखें कि इसके ऊपर लगा हुआ है हाइड्रोक्सल 25 नंबर कार्बन, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, 25 हाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरोल कहेंगे। अब 25 हाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरोल जो है ये चला जाता है, किधर चला जाता है, किडनी के अंदर चला जाता है। अब किडनी के अंदर क्या होता है कि 25 हाइड्रोक्सिल कोलकैल्सिफेरोल को किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है, इसकी अब फिर हाइड्रोक्सिलेशन होगी और ये क्या बन जाएगा 125 डाई हाइड्रोक्सल कोलकैल्सिफेरोल बन जाएगा, 125 डाई हाइड्रोक्सल कोलकैल्सिफेरोल। अब होता क्या है कि इसके कार्बन नंबर 25 के ऊपर पहले हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा, अब कार्बन नंबर 1 के ऊपर भी क्या लग जाता है, एक हाइड्रोक्सल ग्रुप लग जाता है। अब 1 पे भी लगा है और 25 पर, अब ये 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरोल बन गया हुआ है। अब ये फिर आगे जाके अपने मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये थी मेटाबॉलिज्म, किसकी मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलकैल्सिफेरोल यानी विटामिन D3 की ये मेटाबॉलिज्म थी। अच्छा आगे जो है रेगुलेशन इसकी कि किस तरह ये कोलकैल्सिफेरोल रेगुलेट करता है। अच्छा ये रेगुलेशन किसकी करता है, ये कैल्शियम और फास्फोरस आयन की रेगुलेशन करता है कि जब कैल्शियम और फास्फोरस आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती तो ये उसको इंक्रीज़ करता है। तो ये किस तरह इंक्रीज़ करता है वो देखते हैं। अच्छा जो फास्फोरस होता है वो क्या करता है, वो डायरेक्टली इसको इन्हेंस करता है, इसकी फॉर्मेशन को जो है 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरोल है, इसकी फॉर्मेशन को ये डायरेक्टली इन्हेंस करता है। अब होता क्या है कि जब लो लेवल ऑफ फास्फोरस, प्लाज्मा फास्फोरस की जब कंसंट्रेशन कम होती है, लो होती है, तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोक्सल इधर 1 हाइड्रोक्सलेस ये एक ऐसा एंजाइम है जो 25 हाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरोल को 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरोल के अंदर कन्वर्ट करता है। इधर एक एंजाइम यूज होता है जिसका नाम है 1 हाइड्रोक्सिलेस। अब ये क्या करता है कि जब लो लेवल होता है कि इसका फास्फोरस का, तो ये इस एंजाइम की जो फॉर्मेशन है, इस एंजाइम का जो बनना है, इसको तेज़ कर देता है। जब ये एंजाइम तेज़ होगा तो ये वाला ज़्यादा से ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा, 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरोल बनना ज़्यादा शुरू हो जाएगा। इसी तरह क्या होता है कि लो लेवल ऑफ ये डायरेक्टली कर रहा है इनहेंस, और इसी तरह अगर कैल्शियम की मिकदार ब्लड के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर कम हो जाए, लो हो जाए, तो ये इनडायरेक्टली काम करता है, इनडायरेक्टली जो है इसकी फॉर्मेशन को तेज़ करता है। अब होता क्या है कि ये डायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली कैसे करता है कि कैल्शियम जब लो होता है ब्लड के अंदर, तो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ये स्टिमुलेट होता है,
पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करता है। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, ये जाता है और ये जाकर फिर जो है 1 हाइड्रोक्सी लेज एंजाइम की फॉर्मेशन को तेज करता है। अब ये फास्फोरस डायरेक्ट इसके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मेशन कर रहा है किसकी, उस एंजाइम की, लेकिन कैल्शियम आयन इनडायरेक्टली कर रहा है, यानी किसकी मदद से मदद ले रहा है, पैराथायरॉयड हार्मोन की ये मदद ले रहा है। इसलिए ये इनडायरेक्टली काम करता है और ये डायरेक्टली काम करता है। अब होता क्या है कि जब ये हाइड्रोक्सीलेज बनना ज़्यादा हो जाएगा तो 125 डाई हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफ्रोल ये ज़्यादा से ज़्यादा बनता है। अब ये किस तरह जो है कैल्शियम और फास्फोरस आयन की तादाद को इंक्रीज करता है, ये करता क्या है कि ये इंटेस्टाइन के पास आता है 125 डाई कोल हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफ्रोल। अब ये जाता है इंटेस्टाइन के सेल के पास, इंटेस्टाइन के सेल्स को स्टिमुलेट करता है, वो एक खास किस्म की प्रोटीन बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। अब इंटेस्टाइन के अंदर आपको पता है क्या हो रही होती है, इलियम के अंदर अब्जॉर्प्शन हो रही होती है। अब्जॉर्प्शन मीन्स जो खुराक है उसको अब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर लाया जा रहा होता है। अब ये क्या करता है कि खुराक के अंदर जो कैल्शियम आयन मौजूद है, ये सी कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है कि वहाँ से कैल्शियम को लेता है और किधर भेजना शुरू कर देता है, ब्लड के अंदर भेजना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से कैल्शियम की तादाद क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती। इसी तरह फास्फोरस जो है, फास्फोरस की तादाद क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती। तो अब ये जो है लो लेवल यानी कैल्शियम की आयन की तादाद क्या हुई, लो थी, इसने स्टिमुलेट किया, उधर से कैल्शियम आना इधर शुरू हो गया। जब कैल्शियम इधर आता है तो ब्लड के अंदर जो लेवल है कैल्शियम का वो इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह फास्फोरस का लेवल जो है इंक्रीज होता है। दूसरी तरफ जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये भी क्या करता है कि ये भी इन्हेंस करता है लेवल के अंदर कैल्शियम को। वो किस तरह करता है कि ये हार्मोन हड्डियों के पास भेजता है, हार्मोन पैराथायरॉयड हार्मोन। ये हार्मोन क्या करते हैं कि हड्डियों से, हड्डियां जो है इसके अंदर कैल्शियम आयन और फास्फोरस आयन मौजूद होते हैं। अब ये हड्डियों से कैल्शियम आयन को निकाल करके इधर भेजना शुरू कर देता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर, जिसकी वजह से कैल्शियम की आयन क्या हो जाती है, कैल्शियम आयन की तादाद बढ़ जाती है। अब इसके उल्ट जो है ना, अब फर्ज करें कि इस कैल्शियम की तादाद इतनी ज़्यादा तो नहीं ना बढ़नी चाहिए, बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो हाइपर कैल्शियमिया हो जाता है, जिसकी वजह से है किडनी स्टोन बनने का खतरा वगैरह मौजूद होता है। अब क्या होता है कि अगर ये तो ज़्यादा हुई, अब इसको कम करना है, अगर फ़र्ज़ करेंगे कैल्शियम की तादाद को कम करना है, तो फिर थायरॉयड के साथ ही एक ऐसा पैराथायरॉयड के साथ ही एक ऐसा ग्लैंड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, थायरॉयड ग्लैंड कहते हैं। थायरॉयड जो है लेरिंक्स के नीचे थोड़ा सा होता है और इसकी बैक साइड पे ऊपर क्या होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है। अब थायरॉयड ग्लैंड क्या करता है, ये एक हार्मोन खारिज करता है जिसका नाम है कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन। अब ये क्या करता है कि जब कैल्शियम की तादाद, कैल्शियम की मिकदार ब्लड के अंदर ज़्यादा होगी है, ब्लड के अंदर ज़्यादा होगी तो ये कैल्शियम बोन के अंदर भेजना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से कैल्शियम की ब्लड के अंदर तादाद कम हो जाती और वो उधर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। दूसरी वजह से जब ये बहुत ज़्यादा मिकदार हो जाती है, इसी तरह भी रोका जाता है इसके, जब इसकी 125 डाई हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफ्रोल की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो ये क्या करता है, इसके ऊपर ही एक्ट करता है और इसको रोक देता है, यानी इसकी फॉर्मेशन जो है वो खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है एक। अब ये क्या करता है कि ये इसके ऊपर एक्ट करता है और अपनी फॉर्मेशन को रोक देता है। कैसे रोकता है, जब इसकी बहुत ज़्यादा तादाद हो जाए। अब जब इसकी मकदार ज़्यादा होगी तो कैल्शियम की तादाद ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा होने का ख़तरा है, तो उसको भी रोका जाता है। अब देखें ना, इधर कैल्शियम को रेगुलेट रखना है, उसने लेवल पे रखना है, ये नहीं कि कैल्शियम की मकदार इंक्रीज़ करते जाना है, एक हद तक उसको मेनटेन रखना है। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने देखा स्ट्रक्चर, रेगुलेशन और मेटाबॉलिज्म इसकी विटामिन डी की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है विटामिन डी के फंक्शन देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप जो है इस चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट और शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।